हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो देख सकते हो। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन जो लोग नए हैं उनके लिए। बाकी अगर तुम पुराने तुम्हें पता ही होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो देखो यार, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया था कि तीन तरह की बेसिकली होती है: ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने तुम्हें कहा था कि वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पूरा चैप्टर है 12th में, वहां पर हमने उसको कवर कर रखा है। और अगर तुम 11th करो तो तुम अभी उसको आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो वो इस चैप्टर में हम नहीं देखने वाले। स्प्रिंग वाली हमने देख ली थी, ग्रेविटेशनल भी हमने देख ली थी, और हमने देख लिया था किस तरीके से कैलकुलेशन इसकी करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था, उसके बाद फिर हम आज वर्क एनर्जी थ्योरम पर आएंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। उसके बाद तुम बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर के मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पर होते हैं, तो वो तुम फिर सारे कर पाओगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम आएंगे। उससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी में एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो हमने एक छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देख लिया। सपोज कोई रिजिड बॉडी है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। हेडिंग डाल सकते हो: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, जैसा कि तुम जानते हो, कोई भी एक रिजिड बॉडी सपोज। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हें पता होगी प्रायर नॉलेज से, जो हम कल देख चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं। सपोज ये तुम्हारा रेफरेंस है, और यहाँ से एच हाइट ऊपर अगर हमारा पार्टिकल है तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? एम जी एच। और अगर से ये एच एच हाइट नीचे है तो हम इसको बोलते हैं माइनस एम जी एच। ये हम अपने इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम एक रेफरेंस साइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक है। अब सपोज तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है इस तरीके की। ठीक है। तो इसकी तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहे हो। सपोज मैंने रेफरेंस फ्रेम ले लिया यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा रेफरेंस लेवल। ठीक है। तो यहाँ से लिखना चाह रहे हो तो इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड है सेंटर ऑफ मास का, यानी कि जो ये रिजिड बॉडी है इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज ये। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे अगले चैप्टर में, हमारा वही है। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। एंड सपोज ये रेफरेंस लेवल से कुछ हाइट एच ऊपर है, और इस बॉडी का टोटल मास एम था। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास पता चल जाए कि किस हाइट पर है, और वो अगर एच हाइट पर है, तो हम इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी सिंपली लिख सकते हैं एम जी एच। इसमें एम इस बॉडी का टोटल मास है, एच सेंटर ऑफ मास की हाइट है फ्रॉम रेफरेंस लेवल, और जी तो पता ही है। ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा मेथड होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास मेथड एक तो तुम ऐसे समझ गए। सपोज इसी का मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ऐसी बॉडी का वो लेता हूँ जिसका सेंटर ऑफ मास हमें नोन हो। सपोज इस तरीके की हमारी एक रॉड है जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिफरेंट हो जाएगी चीजें। सपोज एक ये रॉड है तुम्हारे पास, इसकी टोटल लेंथ है एल, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along its length। ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है बेसिकली। ठीक है। तो इसकी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा, यानी कि यहाँ से एल बाई टू की हाइट पर होगा। ठीक है। और इस रॉड का टोटल मास, सपोज मैं कैपिटल एम बोल रहा था मैंने, तो ये कैपिटल एम है। तो इसकी अगर आप मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना चाहूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखना चाहूँ, तो वो हो जाएगी एम जी एल बाय, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और इससे एल बाई टू हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ऐसे ही किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, हम डिफरेंट बॉडी की सेंटर ऑफ मास हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो डिफरेंट बॉडी की तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस लेवल, या तुम जो भी चूज करते हो उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास की हाइट देखो वहां से, और फिर उस तरीके से लिख लो और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये हो गया। दूसरा मेथड है तुम्हारा इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन
चलो पूरा लिख देता हूँ यार, छोड़ो सिंबल से फिर कंफ्यूजन होगा। इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो इसको देख सकते हो, इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे। सपोज इसी रॉड वाले एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारी रॉड, ठीक है। ये हो गया। ये है तुम्हारा रेफरेंस लेवल, ठीक है। इस रॉड की हाइट वही ले ली हमने एल, और इसका मास हो गया एल, ठीक है। अब इस रॉड पर हम एक एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट कैसा भी हो सकता है, अगर ये रॉड की जगह डिस्क होती तो हम रिंग के फॉर्म में एलिमेंट लेते हैं, रिंग होती तो हम छोटे से एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, उस तरीके से कुछ भी, ठीक है। अभी रॉड है तो हमने सपोज इस पे कोई वाई हाइट पर, अगर हम यहाँ से कुछ वाई डिस्टेंस गए, इस तरीके से वाई, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये डी वाई। अब ऐसे छोटे छोटे डी वाई अगर हम लेते चले गए, लेते चले गए, लेते चले गए, तो इस तरीके से पूरी रॉड कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या मैं लिख सकता हूँ, छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूँ डी यू। वो हो जाएगी तुम्हारी, इसका छोटे का मास डी एम इंटू जी इंटू डी वाई, ठीक है। ये मैंने लिख दिया डी यू। अब ये डीएम कहाँ से लाए भाई, है ना। हमने क्या बोला था, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। तो डीएम क्या होगा तुम्हारा, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल मास कैपिटल एम अपॉन टोटल लेंथ कैपिटल, ये मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, डी वाई, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, एक्चुअली में डी वाई नहीं, ये वाई होगा ना, क्योंकि इसकी हाइट से होता है। तो ये वाई हाइट पर है ना, ये एलिमेंट तुम्हारा। तो डीएम जी वाई लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब इस डीएम की वैल्यू यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये वाली। ये हो जाएगा एम बाई एल जी वाई डी वाई। ये हो गया तुम्हारा डी यू। टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो डी यू टोटल, अगर मुझे पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसको इंटीग्रेट किया, तो ये तो हो जाएगा यू, ठीक है। और हाइट कितनी दे दूं, वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर के कैपिटल एल तक, क्योंकि वाई की स्टार्टिंग यहाँ से होगी और खत्म यहाँ पर होगा। तो जीरो से लेके कैपिटल एल इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। तो जीरो से लेके एल इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। ये हो गया, लिखते हैं भाई। तो डी यू का इंटीग्रेशन इधर ये बन जाएगा यू, और इधर क्या कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लूं, एम जी एम जी बाई एल, ठीक है। ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आया वाई डी वाई, जीरो से कैपिटल, जीरो से एल, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाएगा एम जी बाई एल, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इसमें मैं लिमिट रखूंगा जीरो से एल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो हो जाएगा तो वो खत्म हो गया, ये एल स्क्वायर से एल चला गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी एल बाय पोटेंशियल एनर्जी। क्या यही हमने सेंटर ऑफ मास मेथड से किया। पर देखो सेंटर ऑफ मास से चीज कितनी आसान हो गई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बॉडी में तुम सेंटर ऑफ मास ले सकते हो, बट अब इसी में ना एक अच्छा केस क्या हो सकता है, अभी तो ये था मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सपोज इसका मास जो है वो, अगर मैं वाई के साथ वेरी करा दूं, लैम्डा इक्वल टू कुछ इस तरीके का ए वाई टाइप का कर दूं, है ना, जिसमें ए कांस्टेंट है और वाई तुम्हारी ये हाइट है, तो हाइट के साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है। मतलब जितनी ज्यादा हाइट है उतना ज्यादा मास है, ठीक है। मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना भारी होती जा रही है। फिर तुम खुद ही सोचो, क्या सेंटर ऑफ मास मिड पर होगा, नहीं होगा। फिर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी हम यही मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। और डायरेक्ट एनर्जी लिखने के लिए भी तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ से छोटे से एलिमेंट की एनर्जी लिखो फिर इंटीग्रेट कर दो, तो ये तुम्हारा अगर मास यूनिफॉर्म ना भी होता तो भी वर्क करता। बस ये लैम्डा की वैल्यू चल जाती है, यहाँ पर लैम्डा हमने सिंपली लिख दिया मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर लैम्डा हम वेरी करा देते कि हर पॉइंट का लैम्डा अलग है, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ कुछ और है, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ कुछ और है, और ये ज्यादा है ये कम है, तो इधर रॉड भारी है इधर रॉड हल्की है, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी डिफरेंट हो जाता और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी डिफरेंट हो जाता। तो इंटीग्रेशन मेथड तो भाई यूनिवर्सल है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तुम यूज कर सकते हो, बट ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो मेथड है, और इस तरीके से तुम रिजिड बॉडीज के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे अपने आज के मेन टॉपिक पे चलेंगे जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। तो पहले फिगर बना देता हूँ। इस तरीके की एक टेबल गिवन है, ठीक है। और इस पर रखिए एक चेन, ठीक है। इस तरीके से चेन बना दे रहा हूँ। ये हो गई एक चेन, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, ठीक है। अब पहले लैंग्वेज लिख देता हूँ। लिखा है अ चेन इज लाइंग ऑन अ टेबल, अ चेन इज
lying on a table, a chain is lying on a table as shown, ठीक है, दिख रही है फिगर में सिंपली। चेन इज इन क्रिटिकल इक्विलिब्रियम, चेन इज इन क्रिटिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इन क्रिटिकल इक्विलिब्रियम। क्रिटिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझे कि अब मैंने अगर इसको जरा सा भी इधर स्लाइड किया तो ये नीचे गिर जाएगी, जस्ट बराबर रुकी हुई है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो बोल रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव हैंगिंग पार्ट ए बी ऑन टेबल। तो इस हैंगिंग पार्ट ए बी को ऊपर ले जाने में मिनिमम वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इस पूरे ए बी पार्ट को उठा करके यहाँ रख देना है, मतलब इसको भी टेबल पर ले जाना है। तो उसके लिए कितना वर्क डन करें हम, तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि वर्क डन जो तुम्हारा होगा, है ना, वो होगा इस वाले पूरे को हमें उठा के ऊपर रखना है ए बी को। तो मास ऑफ ए बी, ठीक है, इंटू ग्रेविटी इंटू एच। एच क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सपोज यहाँ पर, ठीक है। ये हम सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से कर रहे हैं पहले, ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं इंटीग्रेशन मेथड से भी करा दूंगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ से एच हाइट पर है, तो हमने क्या किया, अगर इस सेंटर ऑफ मास को हमें उठा करके यहाँ रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसमें कितना वर्क करेंगे, इस पूरी रॉड का मास, जो मतलब ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका मास, ठीक है, इंटू ग्रेविटी इंटू ये हाइट, जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेवल लिया है तो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीज, है ना। अब इस मास को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दी हुई है कि इस पूरी चेन का मास है एल, ठीक है, और ये जो ऊपर रखा हुआ पोर्शन है इसका मास है नीटा टाइम्स एल, ठीक है, ये ध्यान रखना। पूरी चेन का मास है एल और इस ऊपर वाले पोर्शन का मास है नीटा टाइम्स एल। तो हैंगिंग पोर्शन का मास, सॉरी, ये पूरी चेन की लेंथ है एल और उसकी लेंथ है ईटा टाइम्स एल, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ठीक है, ये समझ के रखना, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम एल ऑफ ए बी पोर्शन अगर मैं बोलूँ, ए बी पोर्शन की लेंथ बताऊं तो वो कितनी हो जाएगी, क्या वो टोटल एल माइनस नीटा टाइम्स एल नहीं हो जाएगी, यानी कि एल इंटू वन माइनस नीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, ये हो गया। तो अगर ऐसा है, इस पूरे की लेंथ है एल इंटू वन, सॉरी, ये एल इंटू वन माइनस नीटा, ये टोटल जो हमने निकाली एल ऑफ ए बी। तो सेंटर ऑफ मास क्या इसी का मिड पॉइंट नहीं होगी, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो मिड पॉइंट होगा। तो मैं एच की वैल्यू सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ से एल इंटू वन माइनस नीटा अपॉन टू, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को बस क्या निकालना है, तो अपने पास एच आ गया, ठीक है जी, बताइए एम ए बी निकालना है। एम ए बी क्या होगा भाई, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास इसका कैपिटल इसका एम दिया हुआ है, ठीक है, इस चेन का टोटल मास एम है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। टोटल मास इसका एम है, पर यूनिट लेंथ यानी कि टोटल लेंथ इसकी एल है, इंटू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, एल इंटू वन माइनस नीटा, ये हमने लिख दिया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा एम इंटू वन माइनस नीटा, ठीक है, ये एम ए बी हो गया। बस अब आंसर लिखना है। तो हमारा कितना था वर्क, एम ए बी जी इंटू एच। एम ए बी की वैल्यू लिखोगे यहाँ से एम इंटू वन माइनस नीटा, फिर लिखोगे जी, और एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल इंटू वन माइनस नीटा अपॉन टू, एल इंटू वन माइनस नीटा अपॉन टू, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी वन माइनस नीटा का होल स्क्वायर एल बाय टू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इतना वर्क डन मिनिमम करना होगा। मिनिमम क्यों बोला भाई, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, फिर उसके बाद एक वेलोसिटी होगी, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि जितना यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही तुम्हारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है। इससे ज्यादा वर्क डन करोगे तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो मिनिमम में हमें काइनेटिक जीरो चाहिए, तो बस हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं। अब इंटीग्रेशन मेथड पर आते हैं, ठीक है। तो मैं ये फिगर फिर से कॉपी कर रहा हूँ नीचे, क्योंकि दोबारा कौन बनाएगा यार, तुम बनाना, आ जाओ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मेथड से देखते हैं इसी सवाल को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेथड में क्या करना है हमें, फिर से वही
कि हमें इस पोर्शन को उठा के बेसिकली इस वाले पोर्शन को उठा के ऊपर रखना है। तो सपोज यहाँ पे मैं रेफरेंस लेवल पर बैठा, ये रहा, यहाँ से कुछ वाई गया और मैंने एक एलिमेंट लिया इस तरीके का, डी वाई टाइप का। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं अब लिखना चाहूँ, ये काम करता हूँ ना, सीधे वर्क ही लिख देता हूँ। तो इस एलिमेंट को ऊपर ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यहाँ ले जाने के लिए डी डब्ल्यू वर्क जो मुझे करना पड़ेगा वो हो जाएगा इसका मास डी एम इंटू जी इंटू ये हाइट कितनी है वाई। ठीक है, ये हो गया। अब डीएम की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एम बाई एल इंटू इट्स लेंथ डी वाई। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ भाई, एम एम बाई एल जी वाई डी वाई। ठीक है, ये डी डब्ल्यू हो गया। टोटल वर्क डन करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे भाई। वाई की लिमिट हम कहाँ से कहाँ देंगे, वाई की लिमिट हम देंगे जीरो से लेकर के, अगर ये जीरो है, ठीक है, तो ये कितनी थी, वन माइनस नीटा इंटू एल हमने लिखी है, ये टोटल लेंथ है ना, जीरो से लेके वन माइनस नीटा इंटू एल, ये लिमिट दे देंगे। तो डब्ल्यू हो जाएगा तुम्हारा एम जी बाई एल इंटीग्रेशन वाई डी वाई, लिमिट रहेगी जीरो से वन माइनस नीटा इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई थोड़ा सा जी जैसा लग रहा है, वाई स्क्वायर जीरो से वन माइनस नीटा इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा एम जी बाई एल, एक मिनट एक चीज करना भूल गया, वाई स्क्वायर बाई टू होगा ना बेसिकली, ये टू में बाहर लिख दे रहा हूँ, एम जी बाई टू एल है ना इंटू में वाई स्क्वायर में लिखूंगा वन माइनस नीटा का होल स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी बाय टू एल इंटू वन माइनस नीटा होल स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी एल वन माइनस नीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू। क्या हमारा ये सेंटर ऑफ मास से भी यही आ रहा था। हाँ, तो यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास विजुलाइज करने में तुम्हें अगर दिक्कत आ रही हो तो तुम सिंपल इंटीग्रेशन से भी जा सकते हो। ठीक है, एक एलिमेंट लिया वाई पे जाके डी वाई वाला, और उसको फिर ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो वो तुम यहाँ से लिख सकते हो। मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हो। ठीक है, तो यू फाइनल तुम्हारा जो होगा माइनस एम जी वाई होगा, और यू इनिशियल जीरो ही था, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो माइनस एम जी वाई का एम जी वाई बन जाएगा, वही वर्क डन होता है। तो एम जी वाई वही उस तरीके से हमने लिख दिया टी एम जी वाई। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दोगे और तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास ना समझ में आ रहा होगी तो तुम ये कर सकते हो, वैसे बाकी सेंटर ऑफ मास कर लोगे तो तुम्हें वही मेथड आसान लगेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम किसी भी बॉडी का ले सकते हो, रिंग हो डिस्क हो कुछ भी हो। ठीक है, वो हम सेंटर ऑफ मास कर लेंगे तो तुम डिफरेंट बॉडीज का वहां पर तुम्हें आएगा क्वेश्चन, तो वहां से ट्राई कर लेना। अभी सेंटर ऑफ मास लिख नहीं पाओगे सारी बॉडी से, इसलिए हम उस पर ज्यादा नहीं जा रहे। बाकी तुम्हें मेथड समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं रिजिड बॉडीज की। तो ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आज के मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जो पढ़ने के लिए तुम यहाँ पर आए भी हो। खैर पढ़ना सब कुछ ही है, ये भी इंपॉर्टेंट ही था, बट ज्यादातर क्वेश्चन क्योंकि वर्गीकृत थ्योरम से आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट तो है ज्यादा। ठीक है, और जेई मेन लेवल के हिसाब से तो है ही है, क्योंकि एडवांस में इधर उधर की चीजें जेई मेन में तो उन्हीं सब चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं शायद ही पूछे। ठीक है, रिजिड बॉडी की सेंटर ऑफ मास वाली चीजें पर वर्गीकृत थ्योरम ऐसा टॉपिक है कि वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एडवांस लेवल पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मेन लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसका मेन टॉपिक भी तुम कह सकते हो इस चैप्टर का है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो बहुत दिन से तुमने इसका नाम सुना होगा, आज फाइनली हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रख लो पहले, ऐसा है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम वैसे तुम रिजिड बॉडीज के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे अभी हमने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखी ना रिजिड बॉडी की, और तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो
रिजिड बॉडी वाला जो पार्ट है उसके लिए तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स और पता होने चाहिए जो रोटेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम उसको डील करेंगे कि अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसका उसके वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऐसी ऑब्जेक्ट्स की जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जो तुम बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे जिनका मास हम एक जगह पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। जैसे तुम्हारा एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन तुमने एनएलएम में किए होंगे सब जगह उसका मास एक ही जगह माना होगा ना भाई, कि उसके सेंटर ऑफ मास पर, या ब्लॉक को भी हम एक तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे जब हमने स्प्रिंग के क्वेश्चन किए, ब्लॉक कंप्रेस इलोंगेट वो वाले। उसके अलावा हमने ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन किए, ब्लॉक के एफबीडी के जितने क्वेश्चन किए, क्योंकि उसमें हम एक ही जगह पर सारी फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास पर नॉर्मल दिखा रहे थे, सेंटर ऑफ मास पर एमजी दिखा रहे थे, तो ऐसी बॉडीज हम ले सकते हैं। बट कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जैसे एक पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट रोटेट कर रहा है, या अलग अलग मतलब रिजिड बॉडी टाइप की जो होगी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम रोटेशन पढ़ेंगे। तो उन बॉडीज के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे, बट हाँ हम ऐसी सारी बॉडीज के बारे में बात करेंगे जिनके लिए हम एक पॉइंट पर फोर्सेस लिख सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास जिनके लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक भी तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो तुम एक चीज लिख सकते हो कि इन दिस चैप्टर वी डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख सकते हो इन दिस चैप्टर वी डिफाइन। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म WET लिखते हैं, वेट, ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर मोशन ऑफ सच बॉडीज, फॉर मोशन ऑफ सच बॉडीज विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास, ठीक है। यही मैंने बोला, ब्लॉक भी कंसीडर किया जा सकता है, कोई भी रिजिड बॉडी भी कंसीडर एज अ पॉइंट मास की जा सकती है, उसके मोशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से इस लॉजिक से लिख सकते हैं जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये हो गया विच कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, ठीक है। यानी कि ऑल पॉइंट्स आर डिस्प्लेस्ड इक्वली, है ना। तो कोई एक पॉइंट दूसरे के रिस्पेक्ट में ना रोटेट होगा ना अदर कुछ उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पे के बाद वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो सब इक्वली डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो बड़ी बॉडी भी है तो वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब सपोज तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है एम मास का, या फिर एक ब्लॉक है एम मास का, ये कुछ भी है जिसका जो तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इस पर सपोज नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है, F1 बार, F2 बार, F3, F4, ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है इस पर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब जो इन फोर्सेस का वर्क डन होगा, है ना, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ dr हुआ यहाँ से, dr, तो वर्क डन जो होगा वो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, कि F1 डॉट dr प्लस F2 डॉट dr प्लस F3 डॉट dr प्लस F4 डॉट dr, इस तरीके से वर्क डन भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर तुम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो कि dw = F net डॉट dr, ठीक है। नेट वर्क डन अगर तुम्हें पूरे सिस्टम के लिए लिखना है, तो ये हो गया। तो अगर तुम्हारे नेट फोर्सेस एफ नेट बार इस पर एक्ट कर रही है, ठीक है, सपोज F1 F2 F3 F4, एफ नेट बार, या इसको मैं सीधा एफ बार बोल देता हूँ, तो नेट पर एफ बार फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा F बार डॉट dr बार, नेट वर्क डन इस बॉडी पर जो वर्क डन होगा वो हो गया F.dr, ठीक है, क्लियर। ये नेट फोर्स अगर एफ एक्ट कर रही है, अब ये इन सब का वेक्टर सम होगा, तो नेट फोर्स अगर एफ एक्ट कर रही है तो नेट वर्क जो होगा तुम्हारा वो F.dr हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एफ को हम क्या लिखेंगे, मास इंटू dv/dt, ऐसे लिख देता हूँ। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेसिकली m/dv/dt प्लस v/dm/dt भी होता है, बट यहाँ पर हम ऐसे सिस्टम नहीं ले रहे जिनका मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो m/dv/dt फोर्स लिख लिया मैंने, और क्या dr को मैं vdt लिख सकता हूँ, क्योंकि v जो होता है वो dr/dt होता है, ठीक है। तो dr को मैं vdt लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सब काइनेमेटिक्स के लॉजिक्स है। ये हो गया। बस अब क्या करना है, dw लिखो यहाँ पे, f की वैल्यू लिख दी मैंने m/dv/dt, और dr की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ डॉट v/dt, ठीक है, ठीक है। ये dr लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया। तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा dw बराबर हो जाएगा तुम्हारा mv dv, ठीक है।
ये हो गया। इंटीग्रेट कर दो भाई, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, हो जाएगा एम इंटीग्रेशन वी डी वी। इनिशियल वेलोसिटी सपोज बॉडी की वी इनिशियल थी और फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल थी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी इनिशियल से वी फाइनल तक। तो इसको तुम लिख सकते हो एम वी फाइनल का स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी इनिशियल का स्क्वायर बाई टू, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू ऑल फोर्सेस, है ना। सारी फोर्सेस का नेट वर्क डन जो है, ठीक है, सारी फोर्सेस का वर्क डन, जो फोर्सेस एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर हमने दिखाई थी, ठीक है, ये सारी फोर्सेस ऐड करनी थी, तो नेट फोर्स एफ हो गया, फिर हमने वर्क लिखा। तो सारी फोर्सेस का नेट जो टोटल वर्क है, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इसको तुम कह सकते हो, वो ये आ गया। ठीक है, तो ये हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, क्या के फाइनल नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और क्या ये के इनिशियल नहीं है, ये के फाइनल माइनस के इनिशियल आ गया डब्ल्यू ऑल फोर्सेस। तो यही है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितनी भी फोर्सेस ऐड कर रही है उनके वर्क डन को अगर मैं सम कर दूं, तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जिसको हम डेल्टा के भी लिखते हैं ऐसे ही। ठीक है, इस चीज को मैं डेल्टा के भी लिख सकता हूँ, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, तो यही है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हें। चलो, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वो भी समझ लो, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बाकी एनर्जी थ्योरम अगर नहीं अप्लाई करना चाहो तो। बट ये हर जगह वैलिड नहीं होता, कहीं कहीं पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम लेकिन यूनिवर्सल है। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ क्या है ये बोलता है कि कोई भी बॉडी है, सपोज ये है ना, कोई भी एक बॉडी, उस पर हमने कुछ भी प्रोसेस किया, कुछ भी किया, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज के आई थी, और फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पी आई थी। ठीक है, या यू आई बोलता हूँ, यू हम यू लोग यूज करते आ रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर के एफ है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ है, तो इनिशियल एनर्जी प्लस टोटल फाइनल एनर्जी तुम्हारी सेम हो, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, ये है तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये भी हम कई जगह यूज करते हैं। अब ये कभी कभी गलत कैसे हो जाता है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज एक बॉडी है, ये हो गई, है ना, इसका मास है कुछ एम, ये यहाँ से 20 मीटर गिरेगी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, कुछ फोर्सेस के एक्शन में, और सपोज ये जब यहाँ गिरने जस्ट लड़ने वाली होगी, उस समय इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें जरा तुम यहाँ से यहाँ तक में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके देखो। ठीक है, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम, और जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। ठीक है, इंटू 10 इंटू 20, आई 20। फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम इंटू 15 का स्क्वायर, पोटेंशियल 0 थी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम यहाँ से अगर देखो तो ये आएगा तुम्हारा 200, और ये आ जाएगा 225/2। क्या ये इक्वल है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पर फेल हो गया भाई। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जब केवल क्या कहते हैं, जब कोई भी और फोर्स एक्ट ना कर रही हो, केवल ग्रेविटी की फोर्स होती तो। ठीक है, बट अब अगर मैं इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम से एनालाइज करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा, अच्छा ये अनइक्वल आया क्यों, ये कम आया ना, क्यों आया। तो ये 200 होनी चाहिए थी, पर ये 225/2 ऐसा क्यों आ रहा है, हैं? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये बॉल गिर रही होगी, जब ये यहाँ से गिर रही होगी, तो इसको एक एयर रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा, जिसको मैं आर से दिखा दे रहा हूँ। तो एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स को फील हो रहा होगा, उसकी हमने कहीं बात ही नहीं की। उसका भी तो कुछ वर्क डन होगा ना, उसका जो वर्क डन होगा एयर रेजिस्टेंस का, वो इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली कम करेगा, जिसकी वजह से ये 200 ना आकर के 225/2 आ रही है। ठीक है, तो अब मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो मैं बोलूंगा डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल है तुम्हारा हाफ एम 15 का स्क्वायर, इनिशियल तुम्हारा 0 है। डब्ल्यू ऑल फोर्सेस में एक तो तुम्हारा ग्रेविटी का फोर्स आ गया, उसका वर्क डन कितना होगा, एम जी एच, यानी कि एम इंटू 10 इंटू 20। ठीक है, और प्लस डब्ल्यू आर, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन।
यहाँ से तुम डब्ल्यू आर निकाल भी सकते हो, वो आएगा तुम्हारा, ठीक है, एम कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आएगा 225/2 -200, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा, ये तुम देख भी सकते हो, ये तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हो जाएगा, अगर तुम्हें मास पता है तो तुम निकाल भी सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हर समय वैलिड है, पर यहाँ पर तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स था जिसको इसने कंसीडर ही नहीं करा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर गलत हो गया, ये तुम एक फोर्स के लिए ले सकते हो, ये तुम तब अप्लाई कर सकते हो जब इसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती, ठीक है। तो तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते सीधे सीधे, या केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती, ग्रेविटेशनल प्लस स्प्रिंग हो सकती थी, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो सकता था, तो तुम बोल सकते थे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। बट यहाँ पर एक एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है, जिसकी बात हमने की ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वेलोसिटी कम आई, तो इसलिए यहाँ पर ये फेल हो गया। बट तुम्हारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये तो यही बोलेगा ना कि डब्ल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, तो अगर ये कम आ रही है एमजीएच, मतलब कोई और फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो है तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस, तो वो कितना वर्क कर रहा है, ये हो गया, वो एक नेगेटिव वर्क करेगा, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार फिर से लिख लो भाई, ठीक है, क्योंकि इसी पर तुम्हारे सारे क्वेश्चन है फाइनली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारा क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है वो हो जाएगा तुम्हारा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और ये अब हम खूब अच्छे से यूज करने वाले हैं। इवन जो हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर, ये डब्ल्यू ऑल फोर्सेस है ना, तो अलग अलग कंडीशन में कहीं पे स्प्रिंग का वर्क होगा, कहीं पर ग्रेविटी का वर्क होगा, कहीं पर दोनों का वर्क होगा, कहीं पर कुछ और होगा, तो वो हम सब कुछ यूज करेंगे और फिर के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर करके, तो अब यहाँ पर उनके भी एप्लीकेशन आएंगे। इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन उस समय नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब में ये वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व होता था क्वेश्चन में, तो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होगा, ये बात तुम्हें पता होनी जरूरी थी, बट अब तुम कर पाओगे मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब इसका कुछ इससे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी और इस पे अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी इस पे कुछ प्रैक्टिस तुम अपने आप भी करना, ठीक है, कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, ठीक है, उतना सफिशिएंट होगा, बाकी रेडोफ के तो मैं करा ही दूंगा जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा स्प्रिंग के साथ में है, ठीक है। तो पहले फिगर बना देता हूँ, इस तरीके का कुछ है सेटअप। अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इस तरीके की स्प्रिंग दी हुई है तुम्हें, ठीक है, इस पर एक ब्लॉक अटैच्ड है एम मास का, ऐसा, क्योंकि एक सरफेस पर ऐसे खबर, ठीक है, सरफेस ऐसे, सरफेस का नाम है। स्प्रिंग की लेंथ है नेचुरल एल नॉट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो अब लैंग्वेज लिखो, इन शोन फिगर, इन शोन फिगर ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज ऑल्सो अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, जो कि दिख भी रहा है फिगर में भी मैंने दिखाई दिया, एंड नेचुरल लेंथ एल नॉट, नेचुरल लेंथ एल नॉट, ठीक है। और इनिशियली स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है, ना कोई कंप्रेशन है और ना ही कोई इलोंगेशन है, ठीक है। तो स्प्रिंग तुम्हारी रिलैक्स्ड है। सपोर्ट ऐसे रिमूव्ड एट टी इक्वल टू 0, देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। एक बार पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एकदम से सपोर्ट हटा दिया। सपोर्ट हटाया तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ, ठीक है। तो आओ देखते हैं। एक काम करता हूँ, फिगर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे बनाऊंगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैंने ये सपोर्ट हटाया, ठीक है, तो ये ब्लॉक के नीचे जाने की टेंडेंसी बनेगी, ठीक है। कुछ नीचे ये गया, सपोज यहाँ पर आ गया। ये वो पोजीशन है जहां पर तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स और तुम्हारी ग्रेविटी बराबर हो गई, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा है के एक्स, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर ये सपोज यहाँ से एक्स नीचे गया है, और ग्रेविटी तो तुम्हारी एम जी फोर्स लगा ही रहा है, ठीक है। जब ये एम जी और के एक्स बराबर हो गए, क्या यही वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम एलोंगेशन है? सोचो। देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स तो बराबर हो गया, बट इसके बाद एक कुछ वी वेलोसिटी थी, है ना। इसके बाद क्या होगा, इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि अब ये जो के एक्स है, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, बट एम जी तो उतना ही रहेगा। तो अब नेट फोर्स इधर की तरफ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, बट फिर भी एक वेलोसिटी तो है ना। तो उसको जीरो करने के लिए कुछ और नीचे जाएगा ये, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर फोर्सेस बराबर है, क्या उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है? नहीं, वेलोसिटी कुछ एक नीचे की तरफ रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो अब ये सपोज कुछ और नीचे गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। एंड सपोज इस लेंथ को मैंने यहाँ से यहाँ तक का एलोंगेशन बोल दिया एक्स मैक्स। ये एक्स मैक्स नीचे आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर इस पर स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? के एक्स मैक्स, ठीक है। और वर्क डन ग्रेविटी तो mg होगी, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी हो गई जीरो। अब ये पूछ रहा है कि ये एक्स मैक्स कितना है, तो कैसे करोगे भाई? सिंपली वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम तुम जैसे लगाओगे तो तुम लिखोगे डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल तुम्हारी क्या है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी। और इनिशियली तुम्हारी यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी? जीरो ही थी, क्योंकि ये रेस्ट से छूटा है। तो माइनस जीरो, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी। तो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन हुआ किसका किसका है? एक तो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ है, क्योंकि एक वही दिख रही है तुम्हें, और एक स्प्रिंग का वर्क डन है। इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो ग्रेविटी ने भाई कितना वर्क किया है यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना। एम जी, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था और यहाँ आ गया। कितना नीचे आया? एक्स मैक्स नीचे आया, ठीक है, दिख रहा है ना, एक्स मैक्स नीचे आया है। तो एम जी एक्स मैक्स, एक्स एम लिख दे रहा हूँ, ठीक है इसको, एम जी एक्स एम। इतना ग्रेविटी का वर्क है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा भाई? स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हारा हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो यू इनिशियल तुम्हारा जीरो था, और फाइनल हो गया हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ठीक। समझ में आया ये कैसे लिखा, है ना। क्योंकि स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और वो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क ही करता है, तुम्हें एक्सपैंड करते जा रहा हो तो स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क ही कर रहा है, वो नेगेटिव आ भी रहा है, दिख भी रहा है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ऐसे लिख दिया। तो डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये हम पहले बात कर चुके हैं जहाँ पर हमने स्प्रिंग की बात की थी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एम जी एक्स एम इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। तो एम, सॉरी, एम नहीं कटेगा। तो या तो एक्स एम जीरो हो जाए, एक ऑप्शन, एक्स एम इक्वल टू जीरो, तो ये तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन, एक एक्स एम और एक ये काट दो, तो यहाँ से आएगा एक्स मैक्स इक्वल टू, ये टू को उधर लेगा, टू एम जी बाय के। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ? टू एम जी बाई के। बट अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम इस पॉइंट को मैक्सिमम एलोंगेशन बोल देते कि यहीं पर मैक्सिमम एलोंगेशन, तो तुम बोलते के एक्स इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम लिखते एम जी बाई के, जो कि टू एम जी बाई के से कम है। तो आंसर तुम्हारा ये है। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे समझना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन वो पॉइंट नहीं होता जहां पर तुम्हारी फोर्सेज इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेज तो इक्वल है बट एक वेलोसिटी है। इसके बाद नेट फोर्स उल्टा इसको रोकेगी, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगी, बट फिर भी इस वेलोसिटी को कम होते होते एक पॉइंट पर जीरो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक ये कुछ डिस्टेंस और चलेगी ये वाला। तो नेट ये कितना डिस्टेंस यहाँ तक आई है, एक्स मैक्स। फिर तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, एम जी एक्स मैक्स इक्वल टू दिस। ये तुमने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करके लिख दिया स्प्रिंग का, और यहाँ से तुमने एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यार वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, फिर उसके बाद रूडोल्फ के क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इनसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फिर रूडोल्फ के मेरे पास एक दो क्वेश्चन है, वो करेंगे, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है।
तो पहले फिगर बना लो इस क्वेश्चन का। तो ये इस तरीके का गिवन है। एक पार्टिकल है जो यहाँ ए से चलेगा, बी तक पहुंचेगा इस पाथ से। ठीक है। इस पाथ पर फ्रिक्शन जो है वो है, प्रेजेंट है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इस हाइट को हम बोल रहे हैं एच, ओ से बी तक, और इस ओ से ए वाले डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं एक्स नॉट। ठीक है। अब लैंग्वेज लिखते हैं। ए बी इज इरेगुलर शेप्ड हिल। ए बी इज irregular shaped hill. H is vertical, X not is horizontal. H is vertical, X not is horizontal. ठीक है, ये हमने फिगर में दिखा भी दिया। अच्छा, इसमें अगर डाउट हो रहा हो तो ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, H पूरा ऊपर तक। ठीक है। H is vertical, X not is horizontal. Suppose a particle is at bottom whose mass is m. ठीक है। Suppose a particle is at A, बोल देता हूँ ज्यादा इजी रहेगा। A, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, whose mass is small m. ठीक है। Mass m is to be moved slowly, is to be moved slowly by applying some force, capital F, by applying some force, capital F, which is always directed along the tangent, which is always directed along the tangent to the hill. ठीक है, to the hill. Okay. Block reaches at B. Block reaches at B. ठीक है, तो ऐसे हिल के अलॉन्ग एक फोर्स लगाते हुए हम बी तक इसको ले गए। ठीक। तो अब तुमसे इस क्वेश्चन ने पूछा, पहला क्वेश्चन है डब्लू, सॉरी वर्क लिख देता हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। अगर फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, पहली बात ये समझो, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डब्लू डन बाई ये एफ फोर्स जो हम लगा रहे हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है और इस फोर्स का वर्क डन बताना है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी रेगुलर शेप्ड हिल। ठीक है, देखिए ऐसा सही दिया है। ये मूव स्लोली क्यों बोल रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पर जीरो है, बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा है मैं आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी पूरे टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसलिए बोला है। ठीक। अब बताओ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जरा एक बार इस का हम कहीं पर एक एफबीडी बनाकर देखें। चलो, उससे चीजें क्लियर होंगी कि कितनी फोर्सेस में क्या ऐड कर रही है ना। फिर हम वाकई एनर्जी थ्योरम वगैरह पर आ पाएंगे। ठीक है। सपोज ये है तुम्हारा फिगर, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ, इस जगह पर। तो इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी भाई। एक इसका वेट लग रहा होगा mg, एक यहाँ से इस पे सरफेस से नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है। फिर एक लग रहा होगा तुम्हारा यहाँ से फ्रिक्शन, और एक फोर्स एफ जो हमेशा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये चार फोर्सेज होगी। तो अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम थ्योरम की बात करूँ तो मैं बोलूंगा डब्ल्यू ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहाँ से बोल सकता हूँ डब्ल्यू एम जी प्लस डब्ल्यू नॉर्मल प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू कैपिटल एफ इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या के फाइनल जीरो है? हाँ, क्योंकि स्लोली स्लोली ले जा रहा है तो फाइनली भी जीरो है वेलोसिटी, यहाँ से भी इनिशियल भी जीरो। तो वर्क ये तो जीरो हो गया। ठीक है। अब mg का वर्क डन कितना होगा भाई, यहाँ से h हाइट ऊपर ले गए, ग्रेविटी ऐसे लग रही है, तो नेगेटिव वर्क किया बेसिकली इसने। तो कितना किया, माइनस mgh। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब
हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे टेंजेंशियल हो रहा होगा और नॉर्मल हमेशा उस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो क्या नॉर्मल का कोई वर्क डन आएगा? नहीं, ये हो गया जीरो, तो प्लस जीरो। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, डब्ल्यू फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू कैपिटल एफ इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे नीचे एक बार लिख देता हूँ, डब्ल्यू कैपिटल एफ प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन माइनस एम जी एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज ये बताओ कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा, क्या फ्रिक्शन हर पॉइंट पर सेम होगा? खुद देखो, है ना। अभी हम एफ की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा होगा। तो हर पॉइंट पर क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन डिफरेंट है, तो फ्रिक्शन भी डिफरेंट होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी इसके अलावा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पर अगर मैं इस एम को तोड़ के देखता हूँ, तो एक यहाँ से थीटा कॉम्पोनेंट लिया, ये आ गया एम जी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा। ठीक, तो एक बात बताओ, जो नॉर्मल होता है वो होगा तुम्हारा एम जी कॉस थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन जो होगा तुम्हारा, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से वहां तक, तो वो जाएगा तुम्हारा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर, यानी कि म्यू नॉर्मल, है ना। तो ये हो गया। तो क्या ये थीटा हर जगह पर डिफरेंट नहीं होगा? यहाँ पर थीटा कुछ और है, ठीक है, यहाँ पर थीटा कुछ और है, क्योंकि हिल तो इरेगुलर टाइप की है ना, तो हर जगह पर ये थीटा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि देखो, ये एम तो ऐसे ही रहेगा, ये अभी ऐसा है, ये कहीं पर ऐसा है, ये सरफेस कहीं पर ऐसा है, कहीं पर ऐसा है, तो उसके हिसाब से थीटा डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये थीटा हर जगह डिफरेंट होगा, तो फ्रिक्शन की हर जगह वैल्यू डिफरेंट होगी। तो किसी भी एक जगह पर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन लिख लूँ, डी डब्ल्यू फ्रिक्शन करके अगर मैं लिखता हूँ किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर लिख लिया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डी एफ, उस छोटे से जगह पर फ्रिक्शन, सॉरी, फ्रिक्शन तो डी एफ नहीं, फ्रिक्शन इंटू डी आर, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सपोज ये डी आर डिस्प्लेस हुआ है आगे की तरफ, ठीक है, डी आर। फ्रिक्शन की वैल्यू रखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये डी आर हो गया। एक काम करो, फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है, इंटीग्रेट करो दोनों साइड। इधर आ गया डब्ल्यू फ्रिक्शन, इधर आएगा तुम्हारा म्यू एम जी, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा करो। तो डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये था तुम्हारा डी आर, इस तरीके का। इसका कॉस थीटा यानी कि ये कंपोनेंट, ठीक है, एक थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूँ, या फिर कौन सा कलर यूज करूँ यार। चलो, ये था डी आर, ये हो गया डी आर कॉस थीटा। तो ऐसे जितने भी डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी आर, जिसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा डी आर कॉस थीटा, ऐसे जितने भी डी आर कॉस थीटा, अगर इनको मैं इंटीग्रेट करता चला जाऊँ, तो क्या ये टोटल एक्स नहीं बन जाएंगे? ये एक्स नॉट, बेसिकली एक्स नॉट था ना, हाँ। तो ये क्या टोटल एक्स नॉट नहीं बन जाएंगे? ऐसे सारे तुम डी आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स नॉट बन जाएगा, तो ये बनेगा म्यू एम जी एक्स नॉट। ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कैसे किया फिर से समझा देता हूँ। तुमने ऐसे फ्रिक्शन का एक छोटा सा, मतलब एक छोटे एक किसी जनरल डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमने लिखा फ्रिक्शन का वर्क डन, तो वो हुआ एफ डॉट डी आर, तो म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर। अब डी आर कॉस थीटा को तुमने एक साथ लिया, क्यों? क्योंकि देखो, तुम ध्यान देखोगे कि अगर ये थीटा है, तो डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा है। ये डी आर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा है, ये चीज तुम्हें विजुलाइज हो रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार चलो मैं तुम्हें अलग से करके दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें इसमें डाउट ना हो। ठीक है, ये है, ठीक है, ये था तुम्हारा एम जी, ये था तुम्हारा नॉर्मल वाला डायरेक्शन, ये था थीटा, और ये था तुम्हारा डी आर, है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे बना रहा हूँ, ये 90 माइनस थीटा है, और ये थीटा है, तो डी आर कॉस थीटा, यानी कि ये वाले कंपोनेंट, है ना, इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? ये फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये जो ये थीटा मैंने यहाँ बनाया है, सॉरी, ये थीटा मैंने जो यहाँ बनाया है, ये बेसिकली, ये यहाँ से डी आर जो बन रहा है, इसके साथ वाले जितने भी एंगल ये, तो डी आर कॉस थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे जितने भी डी आर कॉस थीटा, अगर मैं इनको ऐसे इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझे ये ए से लेके ओ तक की लेंथ एक्स नॉट नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। तो बस यही मैंने यहाँ पे लिखा, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा को एक्स नॉट कर दिया है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी आ गया भाई, है ना। तो लिखो, तो अब लिखोगे डब्ल्यू एफ प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू एम जी एक्स नॉट, है ना। एक्चुअली में ये माइनस होगा, ठीक है, एक थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि ये एफ डॉट डी आर जब हमने किया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट है, ठीक है, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट माइनस एम जी एच इज इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू एफ कितना हो जाएगा तुम्हारा? एम जी एच प्लस म्यू एम जी एक्स नॉट, तो एम जी कैपिटल, एम जी कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा एच प्लस म्यू एक्स नॉट।
ये होगा फ्रिक्शन, ये फोर्स का वर्क डन, जो अननोन फोर्स है उसका वर्क डन, जो हमें निकालना भी था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इसका मेथड और है, वो भी देख लो। मेथड टू बाय एलएलएम। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, फिगर फिर से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, मेथड टू समझा रहा हूँ। सपोज भाई जनरल पॉइंट पर आए, डायग्राम देखा, ये था तुम्हारा एम जी, एक था तुम्हारा नॉर्मल, ये था तुम्हारा फ्रिक्शन, ये था तुम्हारा कैपिटल एफ। ठीक है, एम जी के तुमने कंपोनेंट ले लिए। ठीक है, ये आया तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, ये आया तुम्हारा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब तुमने यहाँ से क्या लिखा भाई, क्योंकि बहुत ही स्लोली स्लोली ले जा रहा है, तो नेट फोर्स हर पॉइंट पर जीरो हो, हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, नेट फोर्स स्लोली ले जाने का मतलब यही होता है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ किसी भी जनरल पॉइंट पर एफ इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, यही किया है। फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, दिख रहा है। म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एफ। ठीक, अब इसके बाद मैं ये फोर्स लिख दिया किसी भी एक पॉइंट पर। तो किसी भी उस जनरल पॉइंट पर अगर मैं वर्क लिखूँ छोटा सा डी डब्ल्यू, तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर। मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना, म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर प्लस एम जी साइन थीटा डी आर। ठीक है, ये हो गया, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट करोगे तो इधर आएगा डब्ल्यू, इधर लिखोगे म्यू एम जी इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा प्लस एम जी इंटीग्रेशन डी आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। इस कर सकते हो म्यू एम जी डी आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, वही है, छोटे छोटे डी आर। जैसे अगर ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है, इस सॉरी जैसे ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है, इससे कॉस थीटा के कंपोनेंट्स को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा का पूरा ए से ओ बनेगा एक्स नॉट। ठीक है, तो म्यू एम जी एक्स नॉट, ये तो सीधे सीधे एक्स नॉट हो गया, प्लस एम जी। ऐसे ही डी आर साइन थीटा क्या होंगे, डी आर ये है, डी आर साइन थीटा इस तरीके के वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ऐसे सारे डी आर साइन थीटा को तुम इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ओ से बी तक की डिस्टेंस जो कि है एच। ठीक है, तो ये हो जाएगी एच। तो यहाँ से लिखोगे एम जी एच प्लस म्यू एक्स नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू एफ। ये चाहिए था तुम्हें। ठीक है, तो ये एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, जो कि एलएलएम वाला मेथड था, ये थोड़ा छोटा पड़ गया। बाकी वो वर्किंग थ्योरम का मेथड है, तुम जिससे चाहो उससे कर सकते थे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल है प्रॉपर, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में तुम्हें कतई ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एडवांस लेवल पर चीजें चल रही तो इसलिए मैंने ये तुम्हें करा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि जितना भी करेंगे हम करेंगे अच्छे से ही। ठीक है, और करेंगे भी, पूरा पूरा हो जाएगा। बाकी जितना करेंगे हम, कुछ जो मतलब जो भी कर रहे हैं, कभी कहीं पर भी लेवल पे ये नहीं करेंगे कि भाई कम टाइम की वजह से लेवल डाउन कर दिया, नहीं, सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं एरोडोव के क्वेश्चन। अब तुम्हें मजाक लगेंगे। ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन एरोडोव का है, इसको तुम खुद से ट्राई करो। तो ये है तुम्हारा एरोडोव का 1.134। ठीक है, तो पॉज करके थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप तुमसे हो गया होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसे बोल रहा है बॉडी ऑफ मास m इज विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट अपर इंक्लाइंड प्लेन सेट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से फिगर बनाना चालू कर दिया करो पहली लाइन से ही। अल्फा इसका इंक्लिनेशन है, एक बॉडी है, इसका मास है स्मॉल m, इसके बाद एक वेलोसिटी है v नॉट। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू k। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम्हारा k के बराबर है। What distance will the body cover before it stops and what work does the friction do for this distance? ठीक है, तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, खुद ही देख सकते हो तुम। तो इस पर क्या क्या फोर्सेस होंगी, किसी भी जनरल पॉइंट पर बनाता हूँ डायग्राम। सपोज ये एक जनरल पॉइंट है, एम मास का, ये हो गया। एक इस पर लगेगा ग्रेविटी,
एक इस पर लगेगा फ्रिक्शन, एक इस पर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक रिटार्डिंग फोर्स नेट मिल रही होगी, एक तो फ्रिक्शन और एक ये एमजी का कंपोनेंट, इधर एमजी साइन थीटा। ठीक है, एमजी को कंपोनेंट कर देता हूँ चलो, है ना। ये आ गया एमजी कॉस थीटा, और ये आ गया तुम्हारा एमजी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से तो रिटार्डिंग फोर्सेस मिलेंगे, किसी एक जगह पर जाकर के ये रुकेगा। सपोज ये यहाँ पर कुछ एल डिस्टेंस चल के रुक गया, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ एल। ये एल डिस्टेंस जाकर के इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर रुक गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, ये वॉल फोर्सेस नहीं लगना चाहिए, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल जीरो है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। के इनिशियल क्या है, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये डब्ल्यू ऑल फोर्सेस के बराबर हो गया। फोर्सेस है कौन कौन सी, फ्रिक्शन और ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन का वर्क डन तो तुम्हें सिंपली दिख रहा होगा, फ्रिक्शन है कितना, डब्ल्यू फ्रिक्शन प्लस डब्ल्यू ग्रेविटी। ठीक है, अब फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन लग कितना रहा है, म्यू नॉर्मल फ्रिक्शन होगा तुम्हारा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, चल रहा है पूरे टाइम, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। वो इससे बहुत टफ क्वेश्चन था, ये बहुत इजी है। म्यू नॉर्मल यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा भाई, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। समझ में आया ये कैसे लिखा है, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चला, यहाँ से एल है। ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया, डन। ग्रेविटी का वर्क डन लिखो। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा मास ग्रेविटी, और यहाँ से यहाँ तक एच हाइट जाएगा, मतलब इसको मैंने बोल दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हाइट है ये एच है। और ये एच क्या एल साइन थीटा के बराबर नहीं होगी, खुद ही देखो, क्योंकि एल ये है, एच ये है, ये एंगल सॉरी अल्फा है, तो एल साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी एच। ठीक है, वैसे मेरे को हर जगह अल्फा ही लेना चाहिए था, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हमें अल्फा दिया था। ठीक है, अल्फा दिया था ना। ठीक है, ये सब जगह जहाँ थीटा लिया था ना, इसको अल्फा कर देना यार। ठीक है, वरना फिर कन्वेंशन अपना अलग हो जाएगा। तो एम जी एच यानी कि एम जी एल साइन अल्फा, ये वर्क डन बाई एम जी हो गया। ठीक है, क्लियर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको तुम दूसरी तरीके से भी दे सकते थे कि ग्रेविटी के कंपोनेंट कर लिया ना, एक एम जी कॉस थीटा एक एम जी साइन थीटा। तो जो तुम्हारा ये एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका वर्क डन जीरो होगा। इसका वर्क डन होगा केवल, तो वो होगा माइनस एम जी साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दो एल से, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा वही आ जाता। तो और ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी की अपोजिट थी, माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। जरा डब्ल्यू और फोर्सेस लिख दो वहाँ पे, डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एम जी इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो डब्ल्यू एफ कितना है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, डब्ल्यू वेट का कितना है, माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर में ऊपर लिखा था। तो एक काम करो, यहाँ से माइनस 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 कैंसिल आउट कर दो पहले तो, फिर एम 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 कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हो म्यू जी कॉस थीटा, सॉरी एल भी था ना यहाँ पे। एक काम करो, इसमें कॉमन ले लेते हैं, जो मिल रहा है। तो जी एल कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ से टू को भी मैंने इधर ले लिया। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, सही लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है। तो वी नॉट, सॉरी तुम्हें चाहिए क्या था, एल की वैल्यू चाहिए थी ना, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से एल की वैल्यू लिखोगे, एल की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया एल। ठीक है, अब डब्ल्यू फ्रिक्शन बोल रहा था, वो भी बता पूछा था क्वेश्चन में। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना लिखा है हमने, म्यू एम जी एल कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस एल कॉस थीटा, इसमें एल की वैल्यू रख दो, ये जाएगी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल की वैल्यू लिखोगे वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जी से जी कैंसिल आउट, ये आएगा तुम्हारा माइनस म्यू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन
एक काम करोगे, ये जो कॉस थीटा इसको ऊपर नीचे से डिवाइड कर दिया तो नीचे आएगा 2 के साथ अंदर आएगा म्यू प्लस tan थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan और कॉस अपॉन कॉस जीरो, कॉस अपॉन कॉस वन, और ऊपर ऊपर भी कॉस अपॉन कॉस वन। ये हो गया फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक है, अब ये जो एल निकाला है ना, इसका एक मेथड तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा मेथड तुम खुद सोचना क्या हो सकता है। चलो मैं मेथड बता देता हूँ, इसको तुम खुद उससे ट्राई करके आना। इसको तुम काइनेटिक सॉरी काइनेमेटिक से भी कर सकते हो, क्योंकि फोर्स पूरे टाइम कांस्टेंट है, एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तुम लिख लेते जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो वही लगा देते तुम अपना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा देते, तो वी स्क्वायर तुम्हारा जीरो हो जाता, यू स्क्वायर तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर दिया हुआ है, और टू ए एस नेट एक्सेलरेशन तुम इधर लिखते जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, और एस तुम्हें ये एल पता ही, तो उस तरीके से भी कर सकते थे। तो भी तुम्हारा यही वैल्यू आ जाता है एल का। ठीक है, तो वो तुम अपने आप से ट्राई करना, अगर नहीं होगा और तुम्हें चाहिए कि मैं बताऊँ वो चीज़, तो मैं बता दूंगा 1 मिनट की चीज़ है। बट मैं चाहूंगा कि उसको तुम खुद से ट्राई करो, कि काइनेमेटिक्स हम पूरा कर चुके हैं और उसमें इस तरह की चीज़ें हमने बहुत करी थी। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ खास है नहीं। एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई करते हैं और फिर इसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। यह एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तुम्हारा होमवर्क रखते हैं। ठीक है, ये रुडोल्फ का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 135, 1.135, क्योंकि टाइम 1 घंटा हो चुका है। तो ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो इसको तुम खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में भी सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, और ये भी तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज इतना समझाया समझ में आया होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखना। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।